अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के हवाले से। खबर उनके हवाले से यह है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर तेहरान पहुँचे हैं। तुर्क सदर भी ईरान में मौजूद हैं और रूसी सदर ने ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा जो मुख्तलिफ शुबे हैं जिनमें तवानाई है, इसके साथ साथ और जो शुबे जिनके अंदर दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो मुश्तरका हैं, उस हवाले से भी बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो तिजारती लेन देन है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके अंदर ताउन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी बात हुई है। इलाकाई तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, ख़ास तौर पर ये यूक्रेन और रशिया के माबैन जो जंग चल रही है उसके बाद उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है, तफसीली बातचीत की गई है। अच्छा नाज़रीन, सदर पुतिन की तो हम मनसब से भी ये मुलाकात हुई है, चूँकि वो भी यहीं पर मौजूद हैं। दोनों सदूर के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफा हुआ है। रूस, तुर्की और ईरान के सदूर की मौजूदगी में सैफ अली की सरबराही इजलास हो रहा है। तुर्की की जानिब से जो शिमाली शाम के इलाके हैं वहाँ कुर्द जंगजुओं के खिलाफ मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन, बहरा असद में यूक्रेन की बंदरगाहों से अजनास की बरामद के लिए राहदारी के मुमकिन मुआहदे पर बातचीत भी होगी, ये भी हमारे पास इत्तलात आ रही हैं। अच्छा, जो गैर मुल्की खबरसां इदारे हैं नाज़रीन, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौरे सऊदी अरब के फौरी बाद पुतिन का ईरान जाना मगरबी ममालिक को मॉस्को की जानिब से वाज़ेह पैगाम देने के मुतरादिफ है कि वो ईरान, चीन और भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। तेहरान में होने वाली आलमी रहनुमाओं की मुलाकात और दो तरफ़ा तय होने वाले मुआहदों पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई देते हैं, फिर मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अहम दौरे पर तेहरान पहुंचे। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से सदर पुतिन का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक आस्ताना अमन अमल के 7वें दौर के सरबराही इजलास में शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंसदादे दहशत गर्दी और शामी पनाह गुज़ीरों की अपनी मर्जी से वतन वापसी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आस्ताना अमन अमल के ज़ामिन ममालिक के छठे इजलास का 2019 में कोरोना फैलाव की वजह से वर्चुअल इनेकाद किया गया था। अन्य न्यूज के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और सदर इब्राहिम रईसी से अलग अलग मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों बेशमूल तवानाई, ट्रांजिट और तिजारती लेन देन में ताउन बढ़ाने समेत इलाकाई तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब ईरान और रूस के दरमियान तकरीबन 40 अरब डॉलर के तवानाई ताउन की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मफाहमती यादाश्त पर ऑनलाइन तकरीब में दस्तखत किए। मुआहदे के तहत रूस की कंपनी ईरान के पेट्रोल और गैस फील्डों में 40 बिलियन डॉलर सरमायाकारी करेगी। उधर ईरानी वजारत तेल के हवाले से खबर एजेंसी का कहना है कि रूसी कंपनी ईरानी कैश आइलैंड समेत 6 गैस फील्ड्स की तरक्की में मदद करेगी। रूसी कंपनी LNG मंसूबों की तकमील में भी शामिल होगी। ईरानी वजारत तेल के मुताबिक रूसी कंपनी गैस बरामद करने के लिए पाइपलाइनों की तामीर में भी शामिल होगी। इससे कबल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मिले। ईरानी सुप्रीम लीडर ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, बिलखुसूस तजारती ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि शाम की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। शुमाली शाम में कोई फौजी हमला यकीनन तुर्की, शाम और पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह और दहशत गर्दों के लिए फायदा मंद होगा। उन्होंने जोर दिया कि इस मसले को सदूर के दरमियान मुज़ाकरात में हल किया जाना चाहिए। तुर्की सदर ने ईरान के खिलाफ एकतरफा पाबंदियों की मुखालफत करते हुए कहा कि जौहरी माहदे में ईरान के कानूनी मुतालबात की हिमायत करते हैं। तुर्की और ईरान की सदूर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और तिजारती हुजम को बढ़ाने पर जोर दिया। ईरानी सदर ने कहा कि दहशत गर्दी के मुख्तलिफ उन्वान हो सकते हैं, लेकिन हमें मिलकर मुकाबला करना होगा ताकि ममालिक और सरहदों में सिक्योरिटी के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। इसी मामले पे बात कर लेते हैं जी। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम।
रशीद साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रशीद साहब, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये पहले तो ये कि ये खत्ता एकदम से इतना अहम क्यों हो गया है सबके लिए, चाहे वो बाइडन हो चाहे वो प्यूटन हो, और फिर अगर ख़ास तौर पर इस दौरे की बात की जाए, प्यूटन के दौरे की, तो ये आलमी तनाज़ुर में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है। अब शायद इसलिए साफ़ी साहब के लगता है ऐसा है कि रूस जो है वो अपनी बैनुल-अक़वामी तन्हाई जो है कम करने में कामयाब हो सकता है इस दौरे के बाद। ऐसा होगा, आप समझते हैं सब? जी, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जो आपने ये नुक्ता जो उठाया है कि रूस शायद अपने बैनुल-अक़वामी तन्हाई कम करने के लिए आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तेहरान में मौजूद है, ये एक बुनियादी वजह हो सकती है। जहाँ तक आपने खित्ते की बात की है मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट आप जानती हैं कि शुरू से ही इसकी एक अहमियत तब से है जब से यहाँ पे तेल की पैदावार में इजाफा हुआ है, या तेल की पैदावार के लिए अहमियत है इन ममालिक की। खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें जो बड़े तेल के पैदावारी ममालिक है जिनमें सऊदी अरब, UAE, कतर और ईरान वगैरह शामिल है, तो इन ममालिक की अहमियत तो शुरू दिन से थी। ये खित्ता जो था मिडिल ईस्ट दहाइयों से न सिर्फ मगरब की तवज्जो का मरकज़ रहा है, बल्कि एशिया के लिए भी इन ममालिक की अहमियत मुसलमा रही है। गुज़िश्ता 10 बरसों में, या अगर हम दहाई की बात करें पिछली, तो इसमें इन ममालिक की अहमियत वक्तन फ़वक्तन, या इनका झुकाव जो था वक्तन फ़वक्तन मगरबी दुनिया की तरफ मुख्तलिफ रहा है। यानी एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ये जो तेल के बड़े पैदावारी ममालिक है जिनमें ईरान भी शामिल है, सऊदी अरब की खुसूसी तौर पर मैं बात करूँगा, UAE वगैरह जो है, इनका झुकाव किसी ख़ास आलमी क़ुव्वतों में वो दोनों तमाम तरफ अपने झुकाव को बरकरार, या उसमें तवाज़ुन उन्होंने बरकरार रखा था। ना वो रूस के कुल के ख़िलाफ़ ये ममालिक जाना चाह रहे थे, ना वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो तैयार रहे। यानी एक तज़ब्ज़ुब का शिकार रहा है। लेकिन जब से रूस ने हमला किया है यूक्रेन पे, तो इन ममालिक के लिए अब अपनी इनकी जो मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी टुवर्ड्स EU या मगरबी ममालिक की तरफ थी, और उसमें इनको चुनाव करना पड़ गया था। यानी या तो इनको रूसी कैंप में जाना था, या फिर अमरीकी कैंप के साथ इन्होंने वाज़े तौर पर अपनी एक पोजीशन लेनी थी। तो ये एक तारीख़ी मोड़ है। आपने जिस तरह ज़िक्र किया कि जो बाइडेन गए पिछले हफ्ते, इसराइल से उनका दौरा शुरू हुआ, और एक तारीख़ी वाक़या उसमें ये हुआ कि एयरफोर्स 1 जो सरकारी तैयारा है वो बराह रास्त सऊदी अरब में इसराइल से उतरा है, और उसी दिन ही सऊदी अरब ने अपने फ़िज़ाओं के लिए ना सिर्फ इसराइल बल्कि तमाम जिन ममालिक के साथ उनके तनाज़े रहे उनके लिए कॉल दिया है। तो एक बड़ा कदम है। और उसी तनाज़ुर में आपने बिल्कुल सही इशारा किया, जो व्लादिमीर पुतिन इस वक्त तेहरान में मौजूद है। आप जानती है कि बज़ाहिर उनकी मौजूदगी जो वहाँ पे है, सीरिया के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शमूलियत के लिए वो गए हैं। लेकिन इस दौरे की अहमियत इस वक्त मज़ीद बढ़ती है जब से यूक्रेन पे हमला रूस ने किया है। तो व्लादिमीर पुतिन का ये दूसरा गैर मुल्की दौरा है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि नेटो में शामिल एक मुल्क तुर्की का सदर तैयब अर्दगान भी तेहरान में मौजूद है, और उनकी मुलाकातें हुई है। ये इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा आपसे है। बात करना चाह रही हूँ कि अर्दगान जो है वहाँ पर मौजूद हैं, और हम ये भी जानते हैं साफ़ी साहब के ईरान, तुर्की और रूस जो हैं उन्होंने हालिया सालों के दौरान ही ये जो शाम है, अरब मुल्क जो है, उसमें 11 साल जंग के अख्ताम का जो हल है उसको निकालने के लिए आस्ताना आमन अमल के नाम से एक फ्रेमवर्क के अंदर काम शुरू कर रखा है। और अब ज़ाहिर हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि तुर्की अपनी सरहद के साथ 30 किलोमीटर तक सेफ़ जोन बनाने के लिए फ़ौजी ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा है सर कि शाम के जो सदर हैं बशार अल-असद, उन्होंने कहा ये है, रूस और ईरान ने उनके हवाले से ही कहा है, दोनों के सदूर ने, कि तुर्की के जो फ़ौजी ऑपरेशन है वहाँ पर उसकी हम मुखालिफत करते हैं। अब इस पर तुर्की का क्या रिएक्शन सामने आ सकता है, ख़ास तौर पर जब रजब खुद वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? कोई रिएक्शन देंगे या अभी चुप साधे रहेंगे जैसे इस मीटिंग में हमने देखा है, बाद में जाके रिएक्शन देंगे, या यही कोई अभी अगले दिन
آپ میٹنگ کے اندر معاملہ ہو جائے گا کہ دیکھیں جی آپ کوئی بھی بات کر لیں لیکن شام کی بات نہ کریں ایٹ لیسٹ؟ دیکھیے، شام کی اہمیت تو تمام ملکوں کے لیے، خصوصاً ان تین ممالک کے لیے بہت اہم ہے جو اس وقت تہران میں موجود ہے، یعنی ترکی، ایران اور روس کے لیے۔ عالمی سیاست میں ان تینوں ممالک کا شام پالیسی جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل پالیسی ہوتی ہے۔ جو بشار الاسد کی جو آپ نے جن بیانات کی جانب اشارہ کیا، یقیناً اس کی اہمیت تو ضرور ہے، لیکن یہ تین ممالک شام کے مقابلے میں انتہائی طاقتور ممالک ہے، اور ان کا مقصد بظاہر تو سیریا یعنی شام کے مسئلے کو حل کرنا ہی ہے، لیکن جو استانا کانفرنس کے سائیڈ لائن پہ بنیادی طور پہ ایک جانب روس اپنے جو ہم نے شروع میں بات کی کہ عالمی تنہائی کم کرنے کے لیے تگ و دو میں ہے، اور ایرانی منڈیوں کو ایکسپلور کرنے یا ان کے ساتھ جو راہداری کا آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ راہداری کے لیے جو ایک ایگریمنٹ ہوا کہ وہ ایک وسیع پیمانے پر روس اور ایران کے درمیان جو تجارتی سرگرمیاں ہیں اس کو فروغ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کا یہاں پہ آنا وہ بھی نہ صرف اس کا ایک جنگی پس منظر ہے، بلکہ اس وقت جو دنیا کو جو سب سے بڑے چیلنجز ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، اور تیل کے پیداواری ممالک اور تیل کی ترسیل یا ایندھن کی ترسیل کے حوالے سے جو دنیا کو کنسرن ہے، یا مغربی دنیا کو سب سے زیادہ کنسرن ہے، بے شک پاکستان اور باقی ممالک میں بھی اس ہیٹ کو فیل کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ممالک ہم سے زیادہ متاثر ہے۔ تو یہ تینوں ممالک کا جو شام کے حوالے سے جو خدشات یا جو پالیسی ہوگی یقینی طور پر اس پہ بات ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ترکی کے پاس جو سب سے بڑا جو ایک ہتھیار ہے اس وقت وہ ان کی سمندری راستے ہے، خصوصی طور پر بلیک سی کا جو روٹ ہے وہ مغرب کی مجبوری بن چکا ہے، یوکرائن کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ روس بھی اگر دنیا سے جائز یا ناجائز تجارتی یا اقتصادی پالیسیاں جس طریقے سے بھی قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران سے آگے انہیں جانا ہے، اور ایران سے آگے ان کے راستے میں ترکی ہے، اور ترکی بھی ان کی فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، نہ ایران کی ہے اور نہ روس کی ہے۔ اگر انہوں نے مغرب کو پہنچنا ہے تو پھر اس پورے پروسیس میں ترکی کی انتہائی اہمیت ہے۔ آپ جانتی ہے کہ کچھ مدت پہلے ترکی اور روس کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے جہاز تک گرائے جانے کی جو ایک واقعات ہوئے تھے، انتہائی تلخی پائی گئی تھی۔ لیکن ایک جانب ترکی جو ہے ان کی مجبوری یہ ہے کہ جرمنی جیسے ممالک اور پھر امریکہ بھی مکمل طور پر ترکی کی اقتصادی سرگرمیوں یا ترکی کا جو معاشی اور اقتصادی یا علاقائی اہمیت ہے اس کو رستہ نہیں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف روس کو بھی اب ترکی ہی پہ تکیہ کرنا ہے، کیونکہ دنیا سے تقریباً ان کا رستہ معاشی تعلق تقریباً کٹ چکا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایران سے اپنی تجارتی حجم کو $4 ارب سے بڑھا کر $40 ارب تک لے جانے کی کوشش کی ہے، ایک بات۔ اور اس میں دوسری بات آسمان جو بہت اہم ہے نہ صرف روس کے لیے بلکہ ان تینوں ممالک کے لیے، وہ ایران کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایران جو ہے طویل عرصے تک مغربی پابندیوں کی زد میں رہا ہے، اس کے باوجود حالیہ دنوں میں ایران جو ہے $28 ارب سے زائد اپنا تیل جو ہے عالمی منڈیوں میں مختلف طریقوں سے فروخت کر چکا ہے۔ تو اب روس کو بھی یہی تلاش ہے کہ ایرانی اتھارٹیز نے کس طرح باقی دنیا کو ایک جل دے کر، ایک ان کو دھوکہ دے کر یا ان سے چشم پوشی کر کے کس طرح۔ میرے پروڈیوسر کی طرف سے بولا جا رہا ہے کہ آپ کو شکریہ کرنا ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دیے جانے والا جو جدید اسلحہ ہے اس کی وجہ سے یوکرین جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب بھی دکھائی دیتا ہے، آبویسلی اس کو نقصان بھی بہت زیادہ اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو دورہ ہے اس میں ایران سے کوئی مدد لیں گے وہ، خاص طور پر ڈرونز کے حوالے سے، کیونکہ ایران نے تو اس میدان میں بھی بڑی ترقی کر لی ہے نا، جھول دے کے، جیسے سر آپ نے لفظ استعمال کیا۔ جی
जी, अहम नुक्ते की तरफ आपने निशानदेही की। वक्त की कमी की वजह से मुख्तसरन बता देता हूँ कि ईरान जी को इस वक्त जंगी ड्रोन में काफ़ी महारत हासिल हो चुकी है, और रूस जो है यूक्रेन में तकरीबन पहुंच चुका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका ने बहुत जदीद हथियार फराहम कर दिए है यूक्रेनी फोर्सेस को, इसलिए रूस डेस्परेटली उनको ज़रूरत है ड्रोन, ईरानी ड्रोन के हवाले से। इस पर स्टेट डिपार्टमेंट का बहुत सख्त बयान आया है। अब देखना यह है कि एक तरफ ईरान जो जौहरी मुआहदे है यूरोप के साथ बहाली के लिए कोशा है, दूसरी तरफ अगर वो ड्रोन के कोई मुआहदे, जंगी ड्रोन के मुआहदे ईरान से करता है तो ये रूस से के साथ करता है तो ये ईरान के लिए कठिन सूरत हाल होगी। अब देखना यह है कि आया ये मुआहदे हो भी सकेंगे कि नहीं। लेकिन रूस की एक कोशिश है कि ना सिर्फ ईरान और तुर्की की इक्तिसादी मंडियों से फायदा उठाए, बल्कि उनकी अस्करी और जो उनकी स्पेशली जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ईरान की, उससे इस्तेफादा हासिल करने की एक कोशिश है। ज़्यादा से ज़्यादा वो गेन करना चाह रहे हैं इस विज़िट के अंदर, जितना कुछ वो गेन कर सकते हैं ईरान से। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, बहुत माजरत एक बार फिर से वक्त की किल्लत की वजह से आपसे उस तरह से बात नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए सर। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन किए हुए थे जी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और रशिया और यूक्रेन के बाद ये जो व्लादिमीर पुतिन दूसरा अपना दौरा कर रहे हैं, वो ईरान का दौरा कर रहे हैं, क्यों ये अहमियत का हामिल है और क्या कुछ वो चाहते हैं ईरान से हासिल करना, इस पर हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं एक और अहम मामला जो बहुत सारे दिनों से चला आ रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि एक पीएम ने जब कह दिया कि ठीक है मैं मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ नया वज़ीर आज़म ढूंढा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बरतानिया की, जहाँ नए वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त लड़ाई जारी है। आज वोटिंग का चौथा मरहला हुआ और इसके बाद अब सिर्फ 3 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं नाज़रीन, जिनमें साबिक वज़ीर ख़जाना जो हैं चौथी मरतबा भी सबसे ज़्यादा पार्टी मेंबरान के वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साबिक वज़ीर दिफा पेनी मॉर्डंट रहे हैं, जबकि तीसरे नंबर पर सेक्रेटरी खारजा उनके दिखाई देते हैं। अच्छा, पेनी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बहुत एक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ रही हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको वोट देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो शायद रशी को किसी एक मरहले पर जाकर हरा देंगी। लेकिन जी अभी तक ऋषि सुनाक सबसे अहम उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, लेकिन असल मामला नाज़रीन तब सामने आएगा जब बरतानिया भर के 1,80,000 के करीब जो मेंबरान हैं वो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग करेंगे। बरतानिया की सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है, और ये जो 1,80,000 से ज़्यादा मेंबरान हैं ये कब अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, सारी सिचुएशन, सारी सूरत हाल आपको पैकेज में दिखाते हैं। बरतानवी पार्लियामान में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के 4 मराहिल मुकम्मल हो गए। चौथे मरहले में अब सिर्फ 3 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनाक पहले 3 मराहिल की तरह चौथे मरहले में भी सबसे ज्यादा वोट हासिल करके सरफहरिस्त रहे। उन्हें आज होने वाली वोटिंग में 118 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बोरिस जॉनसन की काबीना में वज़ीर दिफा के तौर पर शामिल पेनी हैं, जिन्होंने 92 वोट हासिल किए, जबकि तीसरे नंबर पर सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रिस रहे, जिन्होंने 86 वोट हासिल किए। कैमी बैडीनॉक सिर्फ 5 वोट हासिल करके आज वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हो गए हैं। जैसे जैसे वोटिंग का आखिरी मरहला करीब आ रहा है, उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जामात और पार्लियामान मेंबरान के वोट हासिल करने के लिए जदोजहद तेज हो रही है। बरतानिया की पार्लियामान में कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़तरी हासिल है, इसलिए उस पार्टी का सरबराह आइंदा का वज़ीर आज़म होगा। इब्तदाई मरहले में पार्लियामान के 358 अरकान वोटिंग के जरिए सिर्फ 2 उम्मीदवारान का इंतखाब करेंगे, जिसके बाद मुल्क भर में कंजर्वेटिव पार्टी की तकरीबन 1,80,000 मेंबरान वोटिंग के जरिए नए सरबराह को चुनेंगे, जो सीधा वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज होने का अहल होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वोटिंग का 5वां और आखिरी मरहला 21 जुलाई को होगा, जबकि नए पार्टी लीडर और वज़ीर आज़म का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। 2 हफ्ते कबल होने वाली सियासी हलचल की वजह से बोरिस जॉनसन को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। पार्टी गेट स्कैंडल और फिर जिनसी बदसलूकी करने वाले पार्टी मेंबर को अहम ओहदा देने के स्कैंडल्स की वजह से जॉनसन की अपनी टीम भी उनके खिलाफ हो गई थी, जिसके बाद दबाव में आकर बोरिस जॉनसन पार्टी क़यादत से मुस्ताफी हुए। लेकिन जब तक नए लीडर का इंतखाब नहीं हो जाता, तब तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर रहेंगे। बरतानिया में इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब मुल्क कई मसाइल में गिरा है। मुल्क की मईशत इस वक्त अफरात ज़र की तेजी से बढ़ती हुई शरह, बढ़ते हुए कर्जे, कम तरक्की जैसे मसाइल से दो चार है।
برطانیہ کے عوام کو گزشتہ کئی دہائیوں سے پہلی مرتبہ مالی لحاظ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ کے سبب ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مہنگائی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قیادت کی دوڑ میں خواہ جو کوئی بھی کامیاب ہو، اسے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ بالکل جی، جو کامیاب ہوگا اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ ابھی کون کون سے لوگ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں مزید اس ووٹنگ کے عمل کے دوران چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس پہ میں بات کروں گی ثاقب راجہ صاحب سے، سینئر جرنلسٹ ہیں برطانیہ سے، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ثاقب راجہ۔ جی وعلیکم السلام آسمہ۔ ثاقب بہت شکریہ، آپ وقت نکال رہے ہیں میرے شو کے لیے۔ اچھا ثاقب، پہلے تو ذرا ہمیں سچویشن بتا دیجیے گا، سمجھا دیجیے گا، پینی آگے ہیں، رشی آگے ہیں، کیا سچویشن چل رہی ہے، کتنا اور وقت لگے گا، کتنا انتظار کرنا پڑے گا ہم سمیت باقی تمام لوگوں کو کہ برطانیہ کا نیا پرائم منسٹر کب پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیں؟ جی دیکھیں، بیسیکلی تو 3-4 مراحل تو پورے ہو چکے ہیں۔ ایک مرحلہ جو ہے وہ اب رہ گیا ہے، جو کل یعنی کہ آج ہونا تھا، اب وہ کل ہوگا۔ وہ آخری ڈیبیٹ ہے، دو جو چنے جائیں گے، آخری دو، اور اس کے بعد پھر 5 سپٹمبر کو یہ فائنل ہو جائے گا کہ اب کمانڈ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ لیکن ابھی شاید آپ نے انٹرو میں ایک تبصرہ کیا تھا اس پر کہ 1,80,000 ممبران ہیں وہ ووٹ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ بیسیکلی یہ ہوگا کہ اب جو 3 لوگ رہ گئے، بیسیکلی تو 4 ہوتے ہیں لیکن اب 3 رہ گئے، اور چونکہ ایک جو ہے بیچ میں سے وہ ہٹ گئے، اب 3 رہ گئے۔ اب یہ 3 جو ہے، ان میں جب ووٹنگ ہوگی تو جو ہائیسٹ 2 ہوں گے، اور اس وقت جو صورتحال جیسا کہ آپ نے ابھی پوچھا بھی ہے، رشی جو ہے وہ اس وقت سب سے ہائیسٹ اوپر جا رہے ہیں، یعنی سب سے فیورٹ جو ہے اس وقت وہ جا رہے ہیں، اور ان کے 115 ان کو ووٹ جو ہے اب تک وہ کسی کو بھی نہیں ملے، کسی کو 31 ملے، کسی کو 40 ملے، اور رشی جو ہے وہ 115 پر اس وقت ٹچ کر رہے ہیں۔ اچھا ہوگا یہ کہ جب بھی یہ آخری مرحلہ آئے گا جس میں صرف 2 کینڈیڈیٹ پھر چنے جائیں گے، یعنی کہ اب 3 ہیں، اس میں سے بھی پھر ایک باہر ہو جائے گا، اور جو ہائیسٹ 2 ہوں گے وہ 2 رہ جائیں گے، اور وہ جو 2 ہیں ان کے نام جو ہے پھر ووٹنگ یہاں رک جائے گی، اور اس کے بعد وہ 2 نام جو ہیں وہ جائیں گے ان کی جو بیک بینچ کمیٹی ہوتی ہے، ہر پارٹی کی ہوتی ہے لیکن ٹوری کی ایک پارٹی جسے بیک بینچ کمیٹی کہتے ہیں، اور اس کا نام رکھا گیا 1922۔ سارے فیصلے جو ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ تھنک ٹینک کی ایک بنا دی جاتی ہے کہ اوپر جمہوریت ہے نا، کہ کوئی بھی کسی کی بھی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے اور سب پارٹی کے لیڈر ہیں، یعنی کوئی بھی بن سکتا ہے جس کو تمام جو ممبران ہیں پارٹی کے وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ سو آخری 2 جو ہیں ان کے نام جائیں گے اس کمیٹی کے پاس جس کو 1922 کہتے ہیں، اس کے پاس جائیں گے، اور وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے اپنے ایک پروسیجر کے تحت کہ ان 2 میں سے پھر کون جو ہے وہ کمانڈ سنبھالے گا، اور وہی وزیر اعظم۔ 1,80,000 کا ایک فگر آ رہا ہے، ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سارے عمل سے؟ نہیں، وہ اس کا اس ہائی کمانڈ یعنی پارٹی کی کمانڈ دینے کے حوالے سے یا پرائم منسٹر بننے کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 1922 جو کمیٹی بیک بینچ کمیٹی ہے، یہ اس کا اختیار ہوگا آخری 2 میں سے کسی ایک جس کو بھی وہ چننا چاہیں، جس کو وہ ہائی فیورٹ اس وقت قرار دے۔ لیکن رشی اور لیز یہ 2 جو ہیں یہ ہائیسٹ اس وقت آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان دونوں کا، یہ جو ماہرین ہیں یہاں کے جو سیاسی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشی اور لیز جو ہیں یہ دونوں بھی کمپیٹ کریں گے آخری 2 جو ان تک، اور ان میں سے پھر آگے جو ہے وہ اس کمیٹی کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس پہ تھوڑا سا آپ کو ایڈ کر دوں کہ 5 سپٹمبر کو تو یہ فائنل ہو جائے گا کہ اس پارٹی کی کمانڈ کون سنبھالے گا آئندہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگلے مہینے اکتوبر میں ایک ہو رہی ہے ٹوری پارٹی کی جو اینول جسے کہتے ہیں ہم اجلاس یا کانفرنس کہہ لیں، اس میں پورے یو کے سے ٹوریز کے جو یعنی اس حکمران جماعت کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اس ٹوری پارٹی کی اینول کانفرنس سے پہلے یہ مرحلہ جو ہے مکمل ہو جائے، اور جو نیا پرائم منسٹر ہو اور جو نیا پارٹی لیڈر ہو اس کی کمانڈ میں جو ہے وہ اس پارٹی یعنی اس کانفرنس کو اس نئے لیڈر کی تاکہ پارٹی کے اندر، چونکہ بہت ساری اس وقت ٹوٹ پھوٹ ہے، پارٹی کے اندر اختلافات بھی ہیں، گروپس چھوٹے چھوٹے بن چکے ہیں، کوئی کسی کو پسند کر رہا ہے، کوئی کسی سے اختلاف کر رہا ہے۔ رشی نے ایسا کیا ہے کہ صرف اس لیے کہ وہ جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، یا کوئی اور بھی بات ہے؟ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں تو ان کے اختلافات کم ہوں، کیا وجہ ہے رشی کے فیورٹ ہونے کے؟
देखें रशी एक तो जब बोरिस जॉनसन थे प्राइम मिनिस्टर तो रशी जो है वो साजिद जावेद की तरह एक आउटस्पोकन और हमेशा उन्होंने तनकीद की बोरिस जॉनसन पर। पार्टी उससे बहुत यानी एक तो वो आउटस्पोकन है, फैसले अच्छे लेते हैं, और इस मुल्क में प्योरली किसी की हैंडसम होने पे उसको नहीं बनाया जाता या उसके किसी अच्छे कदम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में देखा जाता है कि वो गवर्नमेंट में उसने कौन से अच्छे स्टेप्स दिए, उनकी वजह से उनकी वोटिंग जो है उसमें कोई इजाफा हुआ, उनका वोट बढ़ा। अगर किसी की वजह से वोट कम होता है, इसीलिए अगर किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया जाता है तो उसको पार्टी कमांड से भी हटा दिया जाता है कि ये हमारी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, आइंदा इलेक्शन में हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप से ही नहीं हटाते बल्कि वो पार्टी कमांड से भी इस्तीफा दे दे ताकि नया कमांडर आए और वो पार्टी के नए फैसले करे, वो अवाम में एक नया जो है। इसकी दूसरी मिसाल आप ले लें लेबर पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है इस वक्त, वो अब तक जब भी इलेक्शन हारते हैं, मतलब उन्होंने पिछले 3 इलेक्शन हारे और तीनों इलेक्शनों में उन्होंने अपना पार्टी लीडर चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी कमांड में पार्टी जो है उसने इलेक्शन नहीं जीता, वो इस्तीफा दे के चला जाता है कि ठीक है आप फिर दूसरा लीडर ले आए। हो सकता है कि उसका बयानिया जो है या उसकी जो लाइन लेंथ है वो शायद मुझसे मुख्तलिफ हो और अवाम उसको पसंद करे। अरे साकिब, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रही हूँ जो बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहन में इस वक्त है, और ख़ास तौर पर तब से जब से रशी का कुछ बैकग्राउंड उनके इल्म में आया है। क्या ऐसा होता है कि एक पीएम अगर आ जाता है बरतानिया के अंदर जिसका बैकग्राउंड किसी भी एक मुल्क से होता है, तो वो उस मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सीट पर बैठकर काम कर सके या कुछ ऐसे फैसले कर सके जो कहीं ना कहीं उस मुल्क को फ़ायदा दे रहे हो? अब मेरे ख्याल में आप समझ गए कि मेरा इशारा किस जानिब है। आपका इशारा बिल्कुल दुरुस्त है, और ये एक बिल्कुल गलत तासुर भी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रशी जो है उनका ताल्लुक जो है वो पंजाबी बैकग्राउंड, यानी उसके जो रशी के जो वालिद और वालदा हैं वो पंजाबी जरूर हैं लेकिन ब्रिटिश इंडिया से हैं, यानी वो इंडिया से उनका ताल्लुक नहीं था। जब पहले भी ये ब्रिटिश के अंडर थी हमारा सब कॉन्टिनेंट, उस वक्त वो उस मुल्क में थे। उनके ग्रैंड फादर्स जो है, फोर फादर्स कह लें आप, उसके बाद उनके वालिद जो है वो पार्टीशन से पहले ही वो कीनिया शिफ्ट हो गए। फिर ये कीनिया से जो है वो यूनाइटेड किंगडम में आए, यहीं पर रशी जो है वो पैदा हुए, यहीं पे उन्होंने तालीम हासिल की। उनकी सारी जो है अपग्राउंड, उनकी वालदा जो है वो तंजानिया, जो इस वक्त तंजानिया है, उस वक्त उसका नाम डिफरेंट था, वहां से है। सो उनकी एक पंजाबी लैंग्वेज उनकी आप कह सकती हैं कि वो जरूर है, लेकिन जो एक तासुर है कि वो शायद इंडिया से है, वो बिल्कुल गलत है। यानी कि वो उस इंडिया से तो बिल्कुल नहीं है जो पार्टीशन के बाद जो इंडिया है, वहां से तो उनका ताल्लुक बन नहीं रहा, चूंकि उनके वालिद कीनिया शिफ्ट हो गए पार्टीशन से पहले ही, और उसके बाद वो यूके शिफ्ट हो गए। और अगर इसको देखा जाए ना, दूसरे जो आप जो कहना चाह रही है मैं उसको बिल्कुल समझ गया हूँ। अगर उसको दूसरे अंदाज से देखा जाए तो उसका एक गलत तासुर जो है वो जाता था जो इस वक्त होम मिनिस्टर है पटेल, उनके हवाले से जरूर जाता था, प्रीति पटेल के हवाले से, कि चूंकि उनका अभी भी सारा जो है ना, जब वो कोई फैसला करती हैं तो बाज दफा उन पे ये तनकीद होती है कि इस फैसले का फायदा जो है वो उन्होंने शायद अपने पीछे मुल्क को पहुंचाने की, जो उनका जो नेटिव कंट्री है शायद उसको पहुंचाने, लेकिन रशी पे ये इल्जाम आएगा नहीं। उसकी वजह ये है कि इनका उस इंडिया से तो अब ताल्लुक रहा ही नहीं, चूंकि ये इनडायरेक्टली घूम फिर के जो है यहाँ पर है, और उस इंडिया से बिल्कुल नहीं है। पंजाबी जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि, और बड़े अच्छे खाते पीते खानदान से हैं, कि ये भी नहीं कि यहाँ आकर उन्होंने कोई मेहनत मजदूरी करके, वो शुरू से ही बड़े वेल एस्टेब्लिश, बल्कि जो उनके ससुर है बताया जा रहा है कि वो यूके में ठीक हो गया। आविश, जितना साकिब आप बता रहे हैं उनके बारे में पॉजिटिव ऐसा ही हो, जब वो बन जाएं प्राइम मिनिस्टर यहाँ के, तब भी ऐसी चीज़ें हो रही हों जो भी आपने हमसे शेयर की हैं। पर उसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा और इंतज़ार भी करना होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया साकिब राजा, आप मेरे साथ मौजूद थे बराह रास्त बरतानिया से, और बरतानिया ही की सिचुएशन पे बात कर रहे थे। जी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन आ सकता है? रशी ज़्यादा उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं पैनी के मुकाबले में, बट हमें इंतज़ार करना होगा जब तक कि मरहला जो है 5वां और फाइनल मरहला मुकम्मल नहीं होता है। हम आपको यकीनन अपडेटेड रखेंगे, आगाह रखेंगे। अभी हमें आपको आगाह करना है यमन के बारे में, जहाँ जंग बंदी मुआहदे में मज़ीद 6 माह की तौसीक़ के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत हो रही है।
नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन के मुतहारिफ फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो जंग बंदी में 6 माह की तौसीअ पर इत्तेफाक करें। अगर इस पर फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं तो गुज़श्ता 7 साल से जारी तनाज़े में जंग बंदी का ये सबसे तवील दौरानिया होगा। मुल्क में जंग के खात्मे के लिए भी बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे सऊदी अरब के बाद से हम देख रहे हैं कि यमन में अमन कोशिशों को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है। उन्होंने सऊदी क़यादत के साथ 2 अगस्त को ख़त्म होने वाली जो जंग बंदी है उसमें ज़्यादा तौसीअ की जाए, उस टाइम को बढ़ा दिया जाए, इससे मुतालिक एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। लेकिन नाज़रीन, रवां साल अप्रैल में होने वाला जो मुआहदा उसके बाद सऊदी अरब ने यमन में तरक्की और वहाँ के बैंकिंग सेक्टर की बेहतरीन $3 अरब की इमदाद का ऐलान किया था। इसके अलावा $40 करोड़ मालियत का तरक्याती पैकेज भी दिया गया ताकि वहाँ के जो अवाम हैं उनकी मुश्किलात का इज़ाला किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फ़रीक़ैन में जंग बंदी मुआहदे पर 6 माह के लिए इत्तेफाक करने पर जोर दिया गया है, लेकिन क्या फ़रीक़ैन इस पर मुत्तफ़िक़ होंगे? असल में मसला क्या है? यहाँ जंग बंदी के मुआहदे तक कोई क्यों नहीं पहुँच रहा है और यहाँ जंग जारी क्यों है? इसको रोका क्यों नहीं जा पा रहा है? इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा पा रहा है? यमन की सारी सिचुएशन पर हमारे पास आज एक डिटेल्ड पैकेज है, रिपोर्ट है, आपको दिखाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन के मुतहारिफ फ़रीक़ों पर जोर दिया है कि वो जंग बंदी में 6 माह की तौसीअ पर इत्तफ़ाक करें। खबर एजेंसी ने अपने ज़राए से रिपोर्ट किया कि जंग बंदी में मज़ीद 6 माह की तौसीअ के लिए कुछ अरसे से फ़रीक़ैन के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची बराए यमन हांस ग्रंडबर्ग की बातचीत जारी है। ग्रंडबर्ग के दफ्तर की तर्जमान ने भी तस्दीक की कि अक़वाम मुत्तहिदा के एलची फ़रीक़ैन के साथ मौजूदा जंग बंदी की तजदीद पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसमें तवील मुद्दत तक तौसीअ का इम्कान भी शामिल है, लेकिन फिल वक्त इसकी तफसील पर बात नहीं की जा सकती। ग्रंडबर्ग आइंदा दिनों में फ़रीक़ैन के साथ मेल मुलाकातें भी करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि फ़रीक़ैन इनकी कोशिशों का तामीरी अंदाज में जवाब देंगे और यमन तनाज़ा को इख्तिताम को पहुंचने का ये मौका हांस से जाने नहीं देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हांस ग्रंडबर्ग आने वाले दिनों में ओमान जाएंगे, जहां हौसियों के मरकजी मुज़ाकरातकार मुकीम हैं। उसके बाद वो यमन के जनूबी बंदरगाह शहर अदन जाएंगे, जहां हुकूमतों के सदर दफातर हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुतहारिफ फ़रीक़ैन मुआहदे की मुकम्मल शराइत पर अमल दरामद के बारे में मायूसी का इजहार कर चुके हैं। हौसियों ने जो बाइडन के मशरिक़ वस्ता के दौरे पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो 7 साला जंगों में हालिया महीनों में की गई जंग बंदी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जंग बंदी का तजर्बा मायूस कुन रहा, इसलिए उसे मुस्तकबिल में दोहराया नहीं जा सकता। हौसी बागियों ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर जंग बंदी का सऊदी अरब एहतराम करे तो उस दरवाजे को खुला रखा जा सकता है ताकि कोई बातचीत जारी रह सके। दूसरी जानिब यमनी हुकाम ने हौसियों पर भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि समझौते के मुताबिक मरकजी शाहराहें दोबारा नहीं खोलें। उन पर अल हदीदा की बंदरगाह से महसूलात में हिस्सा न देने का शिकवा किया। उधर यमनी फौज के मीडिया सेंटर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया ने मुख्तलिफ महाजों पर अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी मुआहदे की 188 खिलाफ वर्जियाँ की हैं। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची हांस ग्रंडबर्ग का कहना है कि अप्रैल से जारी जंग बंदी मुआहदे की मज़ीद तौसीअ से कबल दोनों अतराफ से सख्त शिकायत का अज़ाला करना होगा। यमन में जंग के सभी फरीक माह अप्रैल में इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे कि 2 माह के लिए जंग बंदी कर दी जाए। इस तरह जून में भी इस जंग बंदी में तौसीअ के लिए बंदोबस्त की तजदीद पर आमादा हो गए थे। यमन में गुज़िश्ता 8 साल से जारी तनाज़े में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों शहरी बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जंग ज़दा मुल्क में अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे में तौसीअ के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट आपने देखी। न्यूजीलैंड का रुख करने जा रहे हैं, जहां अफरात ज़र जो है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में ही ख़ासतौर पर कोविड के बाद से जो सिचुएशन रही है वो सभी के सामने है। तमाम ममालिक को महंगाई का सामना करना पड़ा है। कीमतें जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। शेख और अनोश की और आवाम जो है उनके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए हैं। न्यूजीलैंड में पिछले 6 महीनों में शरह सूद जो है उसमें 6 बार इजाफा किया गया है ताकि किसी तौर इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वजह क्या है, इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं। न्यूजीलैंड के इदारा शुमारियात के मुताबिक साल की दूसरी तिमाही के दौरान महंगाई की शरह 7.3% तक पहुंच गई है
1990 के बाद इस शरह में सबसे ज्यादा तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। मार्च के बाद से खुराक की कीमतों में मजीद 1.3% इजाफा हुआ। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ने को करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान इसमें 2.3% इजाफा देखा गया है। यूक्रेन जंग के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ने के असरात न्यूजीलैंड पर भी पड़े हैं। पेट्रोल की कीमतों में सालाना 32% और डीजल की कीमतों में 74% इजाफा देखा गया, जो कि महंगाई की बड़ी वजूहात में से एक है। न्यूजीलैंड अभी कोरोना वबा की वजह से आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने के नुकसान से भी नहीं निकल पाया। सप्लाई चेन की बंदिश और रुकावटों की वजह से गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवां साल तामीराती शोबे की कीमतों में 18% इजाफा देखा जा रहा है। महंगाई से निपटने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक ने शरह सूद में 50 पॉइंट इजाफा किया है, जबकि अगले महीने मजीद 75 पॉइंट की तवक्को की जा रही है। पिछले चंद महीनों के दौरान शरह सूद में 6 बार इजाफा किया जा चुका है। रिजर्व बैंक की जानिब से अपने ऑफिशियल कैश रेट को भी बढ़ाकर 2.50 कर दिया गया है, जबकि 2023 के वुस्त तक इस शरह को 4.0% तक बढ़ाने के मंसूबे का भी इशारा दे दिया है। बढ़ती महंगाई और इसके शहरियों के ऊपर असरात ने इस मसले को सियासी मसला में तब्दील कर दिया है। हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50% कमी के साथ ईंधन के एक्साइज टैक्स में कमी के जरिए कुछ रिलीफ फराहम किया जा रहा है, लेकिन इन इक़दामात को नाकाफी करार दिया जा रहा है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक महंगाई की शरह इक़्तिसादी माहिरीन की पेशगोइयों से भी ज्यादा है। न्यूजीलैंड के माशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में जारी ये महंगाई जल्द खत्म नहीं होगी। इस महंगाई का दबाव शहरियों को काफी अरसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, महंगाई अभी रहेगी, शहरियों ही को इसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। यूरोप में वाक़े मुल्क शुमाली मकदूनिया के एक दूर दराज गाँव में आज भी शादी की सदियों पुरानी रसूमात पर अमल किया जाता है। हर साल जुलाई में गांव में मुताद्दिद शादियों का इनकाद होता है, जो कि यहाँ की रवायात, तारीख और आर्ट को जाहिर करता है। तकरीब का आगाज दूल्हे की शेव की रस्म से होता है, जो कि वो खुद नहीं बल्कि उसका दोस्त करता है, जबकि दुल्हन अपनी शादी की अंगूठी से झांक कर तकरीब का आगाज करती है, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक साथ घोड़े पर सवार होकर तकरीब में आते हैं। गांव वालों का कहना है कि सदियों पुरानी ये रवायात नौजवान नस्ल को उनके कल्चर और बुजुर्गों के करीब करती है। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने नाक से मूंगफली को धकेलते हुए पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचाकर एक अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। 53 साला बॉब सैलम ने ये रिकॉर्ड एक हफ्ते में मुकम्मल किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड 8 दिन में बनाया गया था। वो इस तरह का रिकॉर्ड बनाने वाले चौथे शख्स हैं। अपनी तकनीक के हवाले से सैलम का कहना था कि उन्होंने सफर का बड़ा हिस्सा रात को पूरा किया, ताकि वो गर्मी समेत दीगर मसाइल से बच सकें, क्योंकि दिन में सफर के दौरान हर चंद लम्हों बाद लोग उन्हें रोकते, तस्वीरें लेकर तफसीलात पूछते थे, जिससे बचने के लिए उन्होंने ज्यादा सफर रात को करने का फैसला किया। बरतानिया में सालाना एयर शो जारी है। कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल के दौरान एयर शो शदीद मुतासिर हुआ, जिसके बाद रवां साल पहली बार अवाम भी शो का हिस्सा बनने जा रही है। बरतानिया में हीट वेव और गैर जरूरी सफर तर्क करने की वार्निंग को पासे पुश डालते हुए अवाम की बड़ी तादाद ने मुनाकिद होने वाले एयर शो का रुख किया। शदीद गर्मी में आइसक्रीम स्टॉल्स पर लोगों का रश लगा रहा, लेकिन हवा में उड़ते तैयारे देखकर गर्मी से बेहाल अफराद भी दांत दिए बगैर न रह सके। मलेशिया में 2.25 करोड़ मालियत के जानवरों के आज़ा जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी आज़ा के साथ तकरीबन 6 मैट्रिक टन हाथी के दांत और पेंगोलियन के खौल पर मुश्तमिल एक बड़ी खेप भी पकड़ी गई है, जिसमें 25 किलो गैंडे के सींग और इसके अलावा दीगर जानवरों की खोपड़ियां और हड्डियां वगैरह शामिल हैं। महकमा कस्टम के डायरेक्टर जनरल ने ऐलान किया कि हाथी के दांतों की इतनी बड़ी तादाद में स्मगलिंग मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वाकया है। ये सामान अफ्रीका से आने वाले एक जहाज के कंटेनर में लकड़ी के दरमियान छुपा कर लाया गया था और उसकी आखिरी मंजिल कोई और मुल्क था।